हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे किरण आरेखों का उपयोग करके प्रतिबिंबों को कैसे दर्शाया जाता है, कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनता है और कैसे उसका आरेख बनाया जाता है। तो इसमें अगर हम पढ़ें, किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इसकी कि जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, यानी बिंब वस्तु अगर कहाँ पर हो, वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक है, अनंत पर होगी तो फोकस पर बनेगा और यह वस्तु से बहुत छोटा होगा। ठीक है, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस पर, और उसका साइज कैसा होगा, वस्तु से बहुत छोटा। लेकिन बनेगा कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, तो अगर वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, फिर वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ऐसे ही अगर वस्तु उसके सी क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका एफ तथा सी के बीच बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, और वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा, बहुत अधिक छोटा नहीं, अब यहाँ पर छोटा। और जो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा, और उल्टा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम वस्तु को C और F के बीच रखें तो प्रतिबिंब बनता है हमारा C पर। ठीक है, अगर हम वस्तु को C और F के बीच में रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा C पर। ठीक है, और उसका जो साइज है वो कैसा रहेगा, समान, यानी वस्तु के समान साइज का। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये पहली स्थिति थी, ये दूसरी, ये तीसरी, और फोर्थ में क्या है, अगर वस्तु को हम फोकस पर रखें, ठीक है, तो उसका जो बनेगा, सी पर रख दिया। ठीक है, अगर हम वस्तु को फोकस पर रखें तो उसका बनेगा अनंत पर, अनंत पर। ठीक है, अगर हम वस्तु को फोकस रखें, फोकस पर, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है, और यह उसका जो साइज है वो कैसा रहेगा, अत्यधिक विवर्धित। ठीक है, यानी वस्तु से थोड़ा सा, वस्तु के ये समान है तो वस्तु से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, विवर्धित। और ये भी रहेगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और पांचवा अगर हम बात करें, उसके ध्रुव तथा फोकस के बीच अगर रखें तो ये बनेगा दर्पण के पीछे। ठीक है, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और ये भी कैसा बनेगा, बड़ा। लेकिन इसकी एक जो प्रकृति है वो क्या है, आभासी। जब ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा तो, और सीधा। जब ये आभासी होगा तो सीधा बनेगा, वास्तविक होगा तो इसका उल्टा बनेगा। ठीक है, और एक और, अगर C से परे रखें, C से पहले, वो मेरा ऊपर रह गया, ऊपर मैंने भूल गया, तो ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा F तथा C के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, छोटा, और इसका जो रहेगा वो छोटा हो गया, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब हम इसके चित्रों से पढ़ते हैं। अब तो अब आप ये पूरा एक प्रोसेस मैं किताब में दिखाता हूँ आपको कहाँ पर है। ठीक है,
तो ये जैसे आपको ये दे रखा है, ठीक है, तो अनंत पर होगा तो इसका स्थिति कैसी होगी, फोकस पर होगी, उसका साइज छोटा बड़ा, ठीक है, ये सब इसमें किताब में दे रखा है, एक बार उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें बात करते हैं, जब ये क्या है, वस्तु क्या किस पर होगी, अनंत पर, ठीक है। जब वस्तु अगर अनंत पर होगी तो क्या होगा हमारा, अगर वस्तु अनंत से अगर प्रकाश आया तो ये क्या होगा, फोकस पर मिलेगा, किस पे मिलेगा, फोकस पे, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा, और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अगर C से परे रखें, ठीक है, अगर इसे C से परे रखें तो ये कहाँ बनेगा, इसके और इसके बीच, ठीक है, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब ऐसे कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारे पास कोई दर्पण है, ठीक है, वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, तो ये हमने यहाँ पर वस्तु रखी, यहाँ से ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये बताया अगर ये वस्तु अनंत पर है, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया अगर ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस पे फोकस पर, ठीक है। तो जैसे वस्तु का परावर्तन हुआ यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये वस्तु की जो परछाई है वो कैसे बनेगी, ऐसे यहाँ पर, तो ये कहाँ पर बना हमारा प्रतिबिंब, यहाँ पर, वस्तु बड़ी होगी और इसका प्रतिबिंब छोटा होगा, वैसे थोड़ा सा ऐसे करके बनेगा, ये ऐसे और ऐसे कर, ठीक है। तो वस्तु से बहुत छोटा बनता है ये इसका प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब आपका यहाँ बनेगा, ठीक है। अगर ऐसे ही हम बात करें कि वस्तु C से पहले हो, यानी वस्तु अगर मान लीजिए यहाँ पर हुई तो करीब करीब फिर वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है, C और उसमें बताया C और F के बीच में बनेगा, तो C और F के बीच में बना दो ऐसे, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ C है, ठीक है, तो C और F के बीच में, तो ये प्रतिबिंब आपके ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो आज हम एक सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है सवाल में आपके में कि एक गोलीय दर्पण है, की वक्रता, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है, उसमें देख लेना। तो हमें यहाँ पर क्या बताया था, उसमें फोकस दूरी बराबर क्या होता है, F बराबर R/2, ठीक है। तो यहाँ पर R क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, और F क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें क्या करना, बस इसका मान रखना। तो हमें R बराबर कितना दे रखा है, ऊपर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, R बराबर हमें कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या हमें कितनी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो R बराबर 20 सेंटीमीटर। तो अब इसमें रख दो R का मान कितना आएगा, 20/2, 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार, 10 बार, तो F बराबर 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या होता है, ये अवतल दर्पण में नेगेटिव होती है, ठीक है, फोकस दूरी अवतल दर्पण में नेगेटिव होती है, अवतल दर्पण में ज़्यादा तरीके से सभी नेगेटिव ही होती हैं, ठीक है। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल आप करेंगे जिसमें ये दे रखा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है, ठीक है। तो ये वाला सवाल आपको करना है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन।
ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे हम। तो हम बच्चे पढ़ रहे थे क्या कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा। जब प्रकाश किसी माध्यम से क्या होगा, प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब आप कहिए कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है बच्चों। तो पारदर्शी माध्यम होता है प्रकाश किसी भी, जैसे आप समझेंगे कि कांच क्या होता है, पारदर्शी। ठीक है, तो आपको पता ही है कांच क्या है, पारदर्शी। तो हम क्या कहेंगे, वह पारदर्शी क्योंकि उसमें से प्रकाश आर पार निकल जाए या आपको उसके पार दिखता है, तो वो क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी क्या होगा, जिसके आर पार प्रकाश नहीं निकल पाता या आप उसके पार नहीं देख पाते। ठीक है, तो वो क्या है, अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो अब हम एक और बात करेंगे, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रकाशिक माध्यम क्या है, प्रकाश जिस भी माध्यम से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रकाशिक माध्यम। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे अब पारभाषक माध्यम क्या होता है। पारभाषक माध्यम जिस माध्यम से होकर प्रकाश का कुछ भाग ही निकल पाए। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा माध्यम है जिससे प्रकाश का थोड़ा सा भाग निकल पाए तो वो क्या होगा, पारभाषक माध्यम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अभिसारी और अपसारी। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी प्रकाश किरणें, ठीक है, प्रकाश किरणें क्या होंगी, किसी भी पुंज से आ रही होंगी। पुंज का मतलब है कोई भी सोर्स, यानी जहाँ भी टॉर्च वगैरह कुछ भी। तो अभिसारी किरणें कौन सी होती हैं, जब ये किसी माध्यम से आ रही हैं। ठीक है, किसी माध्यम से प्रकाश पुंज से आ रही हैं, लेकिन क्या हो रही हैं, एक ही बिंदु पर मिल रही हैं सारी किरणें। ठीक है, तो एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, यानी यदि किसी स्थान से आकर प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, यानी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उन किरणों को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरणें। तो ऐसे ही ये भी है, क्या है, एक बिंदु से आ रही हैं और वो क्या हो रही हैं, फैल जा रही हैं, तो ऐसी किरणों को क्या कहेंगे, अपसारी। तो क्या लिखेंगे हम, यदि प्रकाश किरण एक ही बिंदु से आ रही है लेकिन वो जो किरणें हैं वो क्या हो रही हैं, प्रसार कर रही हैं, फैल रही हैं, तो क्या होंगी, अपसारी किरणें। और ये जो रेखाएं हैं वो कौन सी हैं, समांतर किरणें। ठीक है, तो आपको इनके बारे में अपने आप से नोट करना है। जो मैंने बताया, मैंने सिर्फ आपको चित्र बना के समझा दिया है, आपको ये अपने आप से नोट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के दो नियम हैं, कौन कौन से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अविलंब, तीनों एक तल में होते हैं। ऐसा ही आपने किसमें, परावर्तन में पढ़ा है। तो पहला और वो बिल्कुल सेम है, और ये वाला भी उसी की तरह, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें परावर्तन और अपवर्तन का बस। यानी किन्हीं दो माध्यमों के बीच जो अपवर्तन में एक ही प्रकाश के लिए क्या होता है, आपतन कोण की ज्या आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। ऐसे ही आपने उसमें पढ़ा था, उसके दोनों कोण बराबर होते हैं, आई और आर। तो यही इसमें दे रखा है और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या होता था, साइन आई के समानुपाती है साइन आर। ठीक है, तो हम इस चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर अपवर्तनांक लगाएंगे, साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर। ठीक है, तो ये एन क्या है, इसका अपवर्तनांक है, तो क्या आएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। तो हम ये भी लिख सकते हैं एन बराबर साइन आई और साइन आर। ठीक है, तो अगर आपको ये जो स्नेल का नियम है, इससे बहुत सारे सवालों को हल किया जा सकता है। जैसे आपको इसको और भी ऐसे लिखा जा सकता है, ए एन जी इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो ए एन जी का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है एयर है, ग्लास है, हो सकता है डब्ल्यू एन ए आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी वाटर एयर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो उससे संबंधित अभी हम सवाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक आध दो हम सूत्र और आपको बता देते हैं। क्या है कि साइन यानी एन यानी अपवर्तनांक किसी से भी होगा तो माध्यम
अगर यहाँ दूसरे माध्यम से पहले में जा रहा है तो हमें क्या लिखना है, माध्यम वन में प्रकाश की चाल। ठीक है, क्या होगा, माध्यम वन में प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल। ठीक है, तो माध्यम वन में प्रकाश की चाल बटे माध्यम टू में प्रकाश की चाल, यानी 2n1 बराबर आ जाएगा आपका b1 बटे b2। यानी किसी भी माध्यम में पहले वाले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर वो पहले से दूसरे में कहता है कि अगर पहले माध्यम से दूसरे में जा रहा है तो क्या आएगा, दूसरे से पहले में आएगा अब यहाँ। ठीक है, अगर हम बात करें किसी n बराबर क्या है, c बटे b होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल बटे प्रकाश का, यानी ये तो प्रकाश की चाल है, ये किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है, दोनों अलग अलग चाल हैं। तब हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो ये अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक। ठीक है, बराबर n। जैसे हम NCERT का सवाल लेते हैं, दूसरा इसमें आपको दिख रहा होगा, प्रकाश से वायु का अपवर्तनांक 1.5 है, कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच के प्रकाश और निर्वात में प्रकाश, तो चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें अपवर्तनांक दे रखा है यानी n दे रखा है। ठीक है, तो अब हम इसी को करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, वहाँ पर हमें अपवर्तनांक दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा था n। ठीक है, क्या दे रखा है, n दे रखा है। ठीक है, तो उस सवाल में जब आप देखोगे तो आपको क्या क्या दे रखा है, उसमें अपवर्तनांक दे रखा है और आपको प्रकाश की चाल दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्या क्या दे रखा है, n दे रखा है और c दे रखा है, हमें क्या निकालना है, v निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n का मान रखेंगे, n बराबर क्या है, 1.5 बराबर 3 × 10⁸ बटे b। ठीक है, तो ये किस में है, भाग में, ये काय में आ जाएगा, गुणा में, तो 1.5v इंटू बराबर 3 × 10⁸। ये गुणा में तो किस में आएगा, भाग में, b बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5। ये कितना है, 1.5, तो 1.5 और 1.5 कितने होंगे, 3, तो कितना हो जाएगा, ये कितनी बार कटेगा इससे, 2 बार। ठीक है, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसमें ये है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। अगर हमें इसमें ये दोनों दे रखे हैं तो हम इन दोनों को रख के निकाल लेंगे, अगर ये दोनों दे रखे हैं तो इससे निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमें कोई और भी दे रखे होंगे तो हम उनको, ये जो मैंने आपको बताया, एक ये बताया, एक ये बताया, एक ये बताया, इन सबको रख के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे का हम बाद में पढ़ेंगे अब।